हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिसिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री पूरा मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा। अभी ये थर्ड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। कल यानी कि जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें 1857 की क्रांति तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि उसमें देखिए बंगाल और अंग्रेज के बीच में क्या क्या संघर्ष होता है वो पूरा देख लिया था हम लोगों ने। मैसूर वॉर पूरा देख लिया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति भी पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पूरा आर्थिक नीति जो है, अंग्रेजों की जो प्रमुख आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो व्यापार करने भारत आए थे, ठीक है। वो शासन करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। उनका जो सारा ध्यान था वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सके उसकी तरफ था। तो वो क्या करते थे, कृषि का वाणिज्यीकरण किए उन्होंने, ठीक है। और क्या किया उन लोगों ने, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सब सारा कृषि के अंतर्गत ही आएगा। महलवाड़ी पद्धति, ठीक है। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ जिसमें आर्थिक नीतियों के 3 चरण आए, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अकाल आयोग बने और धन बहिर्गमन का सिद्धांत, ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कारखाना अधिनियम, मुख्य मतलब विशेषता ही कह लीजिए इसको ब्रिटिश सरकार की। तो ये कारखाना अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में भी पहले आता है वॉरेन हेस्टिंग की जो पंचवर्षीय बंदोबस्त रहती है वो लागू करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं। 1772 में ये पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू करते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय बंदोबस्त का मतलब ये होता है था कि मतलब बोली लगाया जाता था भूमि का, और जो सबसे ज्यादा पैसे मतलब रुपए में खरीद लेता था उसके पास वो जमीन का मालिक हो जाता था अगले 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और उनका काम क्या होता था, जो भी मतलब वो जमीन के मालिक हो गए तो वो जो लगान होता था वो गवर्नर को देंगे, मतलब सरकार को देंगे। और उसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को देंगे और क्या रहेगा, और हिस्सा अपने पास रखेंगे। 5 साल तक वो भूमि के मालिक हो जाएंगे। तो ये पंचवर्षीय बंदोबस्त था। किसने लागू किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया था 1772 ईस्वी में। फिर क्या होता है, 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त कर दिया गया। इसको 1 वर्ष प्रणाली में मतलब बदल दिया गया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग को ये लगा कि इससे फायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये पंचवर्षीय ये 5 सालों के लिए जो मालिक बनाते थे, अब क्या कर दिया कि ऑक्शन लगेगा, बोली लगेगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए वो मालिक रहेंगे, ठीक है। ये भू राजस्व प्रणाली के लिए मतलब अपनाई गई थी, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1976 में। फिर उसके बाद आता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्थायी बंदोबस्त, इसका अन्य नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। 1789 ईस्वी में जॉन सोर द्वारा शुरू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। 1793 में कार्लवानिस ने इसको लागू किया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? 1789 में जॉन सोर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए ब्रिटिश भारत की इसमें इसके अंतर्गत मतलब स्थायी जो बंदोबस्त था इसके अंतर्गत कितने भारत की जो भूमि है वो कितने परसेंट आती थी? तो 19% जो हिस्सा था वो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, ठीक है। यानी कि 19% एरिया पे स्थायी बंदोबस्त लागू होता था। जैसे बंगाल का एरिया हो गया, बिहार का एरिया हो गया, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, यूपी के जो बनारस और गाजीपुर में लगता था, ठीक है। तो ये एरिया मिलाकर के इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया था उसका 90% एरिया पे स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी? तो जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया। यानी कि इसमें भी वही सेम था जो पंचवर्षीय बंदोबस्त था, उसी जैसा कुछ कुछ था, ठीक है। इसमें जमींदारों को क्या मालिक बना दिया गया। और लगान का जो हिस्सा था मतलब वो भी ऑक्शन बोली लगाते थे, और जमींदार जो है वो मालिक रहेंगे। और जो उनका वो होगा उसमें उत्पादन होगा, ठीक है, कृषि उत्पादन जितना होगा उसका 10/11 भाग किसको देंगे? सरकार को देंगे। और 1/11 भाग अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज था इसमें स्थायी बंदोबस्त में। कर की व्यवस्था क्या थी ये चीज याद कर लीजिएगा। मतलब लगान का दर क्या था? 10/11 सरकार को देना था, 1/11 जमींदार अपने पास रखते थे। भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय हो गया था। अब देखिए होता क्या था कि इसमें 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए नहीं, इसमें क्या हुआ, जमींदार हैं, ठीक है, उनके कब्जे में मान लीजिए 100 बीघे जमीन है। फिर उसके बाद उनके बेटे हुए तो उनके भी बेटे के कब्जे में उतनी ही जमीन रहेगी, क्योंकि वो पैतृक उनका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त, ये चीज इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। 1794 में सूर्यास्त नियम लागू हुआ, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये स्थायी बंदोबस्त, यानी कि देखिए पहले पंचवर्षीय बंदोबस्त आया, फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त आया, फिर उसके बाद आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 ईस्वी में। यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत का भूभाग था उसका
51% क्षेत्र जो है वो आता था, जिसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई का कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग ये एरिया आते थे। ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसमें इससे संबंधित थे, तो पूछ लेता है कि यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन थे, तो थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये मिलाने के लिए आ जाता है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त दे देगा और नाम दे देगा आपको बी साइड में। ठीक है, आपको मैच करना होगा। सर्वप्रथम जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो कहाँ पे लागू हुआ, तो तमिलनाडु के 12 महल में लागू हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, तो रैयतवाड़ी का मतलब होता है रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो किसान जो है वो सीधे सरकार को क्या करते थे, टैक्स देते थे। तो जितना उत्पादन होता था उसका 33% जो है वो टैक्स देते थे। ठीक है, तो उत्पादन का मतलब मान लीजिए 100% उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 33% यानी कि 33% हिस्सा जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में देते थे। ठीक है, और होता क्या है, जितना भूमि जोतते थे उसका 33% देते थे। ठीक है, और उसके स्वामी कौन रहते थे, रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब किसान, तो किसान ही भूमि के स्वामी रहते थे, ये याद कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट यानी कि थर्ड, महलवाड़ी। महलवाड़ी के जन्मदाता रहते हैं हॉल्ट मैकेंजी। तो महलवाड़ी पद्धति से संबंधित कौन है, हॉल्ट मैकेंजी हैं। इसमें जो भूमि का भूभाग है वो 30% आता था, जिसमें कि यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब का कुछ हिस्सा आता था। ठीक है, यह व्यवस्था प्रत्येक महाल, महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है, गांव के जो मुखिया रहते हैं उनके मतलब जो ग्राम प्रधान रहते हैं वो उनको मालिक बना दिया गया। अब वो क्या करते थे, महाल का मतलब वही जो गांव के प्रधान रहेंगे, वो पूरे गांव के प्रधान हैं, तो वो सबसे टैक्स इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, वो देंगे सरकार को टैक्स। महलवाड़ी का मतलब ये है। तो इसके साथ ही स्थापित की गई कृषि, मतलब इसमें होता क्या है, महलवाड़ी में जब देखिए रैयतवाड़ी में क्या था, किसान को मालिक बनाया गया। महलवाड़ी में क्या हुआ, जो महाल है यानी कि जो गांव के प्रधान है उनको भूमि का मालिक बना दिया गया। ठीक है, भूमि का स्वामी बना दिया गया और वो गांव वालों से टैक्स इकट्ठा करते थे। गांव वालों को जमीन जो है वो लीज पे देते थे। ठीक है, और उस पे जो उपज होता था उसके हिस्सा कुछ सरकार को देते थे। ये चीज था इसमें। ठीक है, यहाँ पे है ग्राम समाज भूस्वामी हो गया था महलवाड़ी व्यवस्था में। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि सबसे पहले पंचवर्षीय बंदोबस्त आता है, फिर इसके बाद उसको एक वर्ष में तब्दील किया जाता है 1776 में, फिर स्थायी बंदोबस्त आता है, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता है और उसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त आता है। ठीक है, महालवाड़ी या महलवाड़ी, महल में ही तो जो बड़े लोग हैं गांव के प्रधान वो महल में ही रहते थे पहले, तो ये महलवाड़ी या महालवाड़ी उसी से बना है। ठीक है, अब आता है कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ। ठीक है, कैसे किया अंग्रेजों ने, ये चीज है। तो यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो ये हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण कब हुआ, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक है, इसके तहत कुछ विशेष फसल जैसे कि चाय, कॉफी, रबड़, नील, गन्ना आदि का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु किया गया, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। अब देखिए होता गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कहने का मतलब ये होता है कि आप ऐसे फसल उगाओ जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, जिससे क्या बिजनेस हो, जैसे कि चाय हुआ, चाय का व्यापार करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, कॉफी का व्यापार करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, गन्ना जो है वो कैश क्रॉप है, तुरंत बेचो तुरंत पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नील की खेती, उस टाइम कलर के लिए नील की खेती होती थी। ठीक है, तो इससे क्या है, ये सब सारे महंगे मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते थे, पैसा मिलता था और थोड़ा महंगा था। ठीक है, तो ये गांव के उपयोग के लिए नहीं था, जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है गांव के उपयोग के लिए कि भाई हाँ साल भर के लिए गेहूं रख लेंगे, चावल रख लेंगे तो पेट भर जाएगा। ठीक है, तो वो गांव के उपयोग के लिए चाय, कॉफी, रबड़, नील, गन्ना नहीं था, ये क्या था, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाजार हेतु ये उत्पादन को इन लोगों ने बढ़ावा दिया। किसने, अंग्रेजों ने। तो इसी को कृषि का वाणिज्यीकरण हम कह सकते हैं। ठीक है, बागानों का स्वामित्व मुख्यतः यूरोपियों के पास चला गया। अब इसमें कृषि के वाणिज्यीकरण में एक महत्वपूर्ण ये भी आता है कि जो बागानों का स्वामित्व था वो यूरोपियों के पास चला गया। बागान यानी कि जो चाय के बागान होते थे पूरा असम में, ठीक है, तो वो उसके जो मालिक हैं वो यूरोपी जो थे वो खुद ही उसके मालिक बन गए। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है आर्थिक नीतियों के 3 चरण हैं। ठीक है, तो पहला चरण जो है वो देख लेंगे हम लोग, तीनों चरण हम लोग देख लेंगे। तो इसमें जो होता है 3 चरण में, प्राथमिक चरण कब आता है, 1600 से लेकर के 1757 ईस्वी तक प्रथम चरण रहता है। इसमें होता क्या है, कंपनी का जो पूरा ध्यान वो व्यापार पे रहता है, खास करके भारत से सूती वस्त्र एवं मसालों के निर्यात पर। तो ये आप मेंस में भी डाल सकते हैं, आर्थिक नीतियों के 3 चरण आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डाल सकते हैं इसको। दूसरा जो चरण आता है वो 1757 से लेकर के 1800 ईस्वी तक रहता है, जिसमें कि मुगल सत्ता की कमजोरी का
फायदा उठाकर कंपनी ने अपने लिए जगह बनाई, ठीक है। तो ये चीज दूसरा चरण में आता है। तीसरे चरण 1800 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जिसमें भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है 1947 तक आते आते। तो ये जो है, ये वित्तीय संबंधी जो आर्थिक नीतियां संबंधी 3 चरण थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब भारतीय कृषकों पर प्रभाव पड़ता है, भारतीय किसानों का को मूलतः नुकसान होता है, किसके वजह से नुकसान होता है? कृषि का जो वाणिज्यीकरण होता है, उससे भारतीयों को बहुत नुकसान होता है और कृषि उत्पादन में भी बढ़ावा नहीं होता है। 1917 का जो चंपारण का नील विद्रोह हुआ था, ये प्रमुख घटना ये बताता है कि वाणिज्यिक कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीयों को फायदा नहीं हुआ था, ठीक है। ये भी आप मेंस में डाल सकते हैं। वित्तीय संबंधी कुछ समितियां बनी थी, कुछ कमेटी बनी थी, वो भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ईयर वाइज कमेटी पूछ लेता है। सीधे सीधे ये पूछ लेता है, देखिए 2 टाइप के कमेटी से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा कि अमीनी कमेटी जो है वो किससे संबंधित है? भू राजस्व से है, आपको दे देगा 3-4 ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या है? भू राजस्व एवं अकाल से संबंधित है। दूसरा क्या होगा? आपको 3-4 कमेटियां दे देगा और ईयर दे देगा। आपको क्या करना होगा? मैच करना होगा, ठीक है। और एक टाइप और आ जाता है कि आपको कमेटी दे देगा आगे पीछे, आपको अरेंज करना होगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी कमेटी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। तो इन टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपीपीसीएस में, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। पहली जो कमेटी बनती है, अमीनी समिति बनती है, यानी कि अमीनी कमेटी बनती है। ये वित्तीय संबंधी कमेटियां रहती हैं, भू राजस्व एवं अकाल के संबंधित ये रहती है। कब बनती है? 1778 ईस्वी में ये कमेटी बनती है। फिर उसके बाद आता है वेलवी आयोग। वेलवी आयोग जो होता है, वो दादा भाई नौरोजी जो लगाते हैं धन बहिर्गमन सिद्धांत, इन ये लेकर के आते हैं। इनका आरोप, मतलब इन्होंने ये आरोप लगाया कि सारा का सारा धन जो है वो इंग्लैंड चला जा रहा है। उसकी समीक्षा हेतु ये जो है आयोग बना था, ये कमेटी बना था, वेलवी कमेटी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निकोलसन आयोग। निकोलसन आयोग 1892 ईस्वी में बनता है। सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच के लिए ये बनता है। तो जो सरकारी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके कार्यप्रणाली की जांच के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए बना था 1892 निकोलसन आयोग। फिर ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलैंड कमेटी आता है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति आता है, और व्हीटले आयोग आता है, सप्रू आयोग और फ्लाउड आयोग। ये एज इट इज याद कर लीजिए, एग्जाम में इसको मैच करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो हॉलैंड कमेटी किससे संबंधित रहती है, ये भी याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो 1916 में ये कमेटी आती है, ठीक है, स्थापित होती है, मतलब बैठती है। उद्योगों का विकास, यानी कि बिजनेस का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योगों का कैसे विकास हो रहा है, इसके लिए हॉलैंड कमेटी बनाई गई थी 1916 में। फिर आता है नेक्स्ट मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति आता है 1928 में। ये किस लिए आता है? तो जो बारदोली कृषक आंदोलन होता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए आता है। तो बारदोली कृषक आप जब पढ़ेंगे, अभी सारे कृषक आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसमें बारदोली कृषक आंदोलन भी है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है ये, तो उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति आते हैं 1928 में। फिर आता है व्हीटले आयोग। व्हीटले आयोग 1929 में आता है। ये किससे रिलेटेड है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो लेबर से रिलेटेड है। श्रमिक के लिए ये आयोग बनता है, ठीक है। तो ये व्हीटले आयोग 1929 में बनता है। फिर आता है सप्रू आयोग। सप्रू आयोग कब बनता है? 1934 में। ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कमेटी बैठाई जाती है, बेरोजगारी के लिए बैठाई जाती है सप्रू आयोग, ठीक है, 1934 में। फिर नेक्स्ट लास्ट आता है फ्लाउड कमेटी बैठती है 1940 में। ये फसल उत्पादन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आती है फ्लाउड कमेटी 1940 में। ये सारे डेट वाइज याद, मतलब सॉरी सन वाइज याद कर लीजिएगा, डेट नहीं दिया है यहाँ पे, सन वाइज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डेट भी आ जाता है, सॉरी सन भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है धन बहिर्गमन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, धन जो बहिर्गमन सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये है, यह भारतीय संपत्ति एवं वस्तुओं का इंग्लैंड की ओर एक तरफा प्रवाह हो रहा था। ये किसने मतलब दिया था सबसे पहले धन बहिर्गमन सिद्धांत? तो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति वही दादा भाई नौरोजी जी थे। नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और इंग्लैंड डेप टू इंडिया इन्होंने बुक लिखा था, ठीक है। उसी में इन्होंने पहली बार धन बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है। उसी में जिक्र किया था, इंग्लैंड डेप टू इंडिया में, ठीक है। तो ये बुक याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि किस लेख में इन्होंने प्रतिपादन किया था बहिर्गमन सिद्धांत का, तो इंग्लैंड डेप टू इंडिया में किया था, ठीक है। इन्होंने और भी बुक लिखा था, द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, लेख में इसकी व्याख्या भी की थी इन्होंने। और 1950 में इट्स ए एविल्स ऑफ ऑल एविल्स, अर्थात
अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। किसे? धन बहिर्गमन के सिद्धांत जो लाए थे उसमें उसको इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। और इन्होंने क्या लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब इन्होंने 1901 में लिखी थी। ये सन याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था, ठीक है। अब देखिए जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप मेंस में डाल सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो देखिए पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा अनऔद्योगिकीकरण। इसमें क्या होगा? भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का जो है वो ह्रास हो जाएगा। हस्तशिल्प शिल्प उद्योग का ह्रास, जैसे कि जो क्या करते थे, सूत काटते थे, ठीक है? हस्तशिल्प जितने भी वो हाथ से बनाते थे, ठीक? तो वो उसका जो है वो ह्रास आ जाएगा। जब तकनीकी का विकास हुआ और उसके बाद क्या होता था कि जो कॉटन वो खुद सूत से कपड़े बनाते थे काट-काट के, तो वो क्या हुआ, जो कॉटन रहता था वो कच्चा माल जो है, कच्चा जो कपास रहता था वो अंग्रेज उठा ले जाते थे अपने देश, ठीक है? विदेश। फिर वहाँ से कपड़ा बना कर के यहाँ ला कर के वही कपड़ा महँगा बेचते थे। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हो जाएगा। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण है, ये होगा। भारत में अनेक शहरों का पतन हुआ। इसके कारण भारत में ब्रिटिश पूंजी का आगमन एवं भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन हुआ, ठीक है। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, ठीक है। उससे जो है भारतीयों को बहुत ज्यादा हानि हुआ। अब यहाँ पे कृषि की वाणिज्यीकरण से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या प्रभाव पड़ा, तो किसानों को हानि हुआ। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि आ गई और ग्रामीण में देखो गरीबी में वृद्धि हुई। अब देखिए जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उसमें क्या होता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, जो गांव के जमींदार होते थे, उनको उनके पास सारी जमीन हो जाती थी, वो जमीन के मालिक हो जाते थे। किसानों को वो जमीन देते थे खेती करने के लिए, फिर उसके बाद वो खेती हो या ना हो उनको तो देना ही पड़ता था टैक्स, ठीक है। तो वो देते थे जमींदार को। जमींदार क्या करते थे, 10/11 भाग दे देते थे अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिश सरकार को दे देते थे, गवर्नर को। फिर उसके बाद जितना भी बचता था वो तो 1/11 भाग कहने को था, और जितना बचता था वो ले लेते थे। जो थोड़ा मोड़ा किसानों को देते थे, नहीं होता था तो भी नहीं देते, मतलब देते भी नहीं थे। तो उसपे क्या होता था, किसानों के पास साल भर, मतलब इतना उनके पास नहीं रहता था कि वो साल भर गुजारा कर पाए। तो वो क्या करते थे, जाते थे उन्हीं ज़मींदार के पास जाते थे, और क्या जैसे लोन टाइप का उधार के लिए वो पैसे लेते थे, तो फिर मज़दूर हो जाते थे उनके, जैसे बंधुआ मज़दूर और ये सब, क्योंकि वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनको उनके यहाँ काम करना पड़ता था। तो यही है ऋणग्रस्तता में वृद्धि, मतलब 1 साल लिया फिर चुका नहीं पाए, फिर अगले साल फिर यही हाल हुआ, फिर नहीं चुका पाए, तो वो इसमें वृद्धि हुआ वाणिज्यीकरण से, ठीक है। गरीबी में वृद्धि होगा। नकदी फसलों को महत्व दिया गया तो खाद्यान्नों की कमी हो गई, जैसे गेहूँ, चावल, इन सब की कमी हो गई। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। ये सब पॉइंट आप मेंस में भी डाल सकते हैं। अन्य जो फैक्ट हैं ये भी हैं, याद कर लीजिए। महादेव गोविंद रनाडे जो थे, इन्होंने क्या लिखा था? एसे ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखा था इन्होंने, ठीक है। कुछ-कुछ यहाँ पे बुक दिया हुआ है, ये आप याद कर सकते हैं। रमेश चंद्र दत्त का है, इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये बुक याद कर लीजिए बस, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था 1896 में, उसमें आधिकारिक तौर पे धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकृति कब मिली थी? कलकत्ता अधिवेशन में मिला था, 1896 में हुआ था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाल आयोग। अकाल आयोग आप लोग सन के साथ याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है अकाल आयोग में कैंपवेल आयोग आता है। 1866 से 1867 तक रहता है कैंपवेल आयोग, ये अकाल से संबंधित आयोग बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1878 से 80 तक रहता है स्ट्रैची आयोग आता है, और उसके बाद 1897 में आता है लॉयल आयोग, और मैकडोनाल्ड आयोग आता है 1900 में। ये देखिए जैसे अभी तो अकाल आयोग लिखा है, ऐसे बना दिया गया है, तो आप लोगों को ईज़ी लग रहा होगा कि याद हो गया। एग्ज़ाम में ऐसे दे देगा, मैकडोनाल्ड आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो वो अकाल से संबंधित है। ये चीज़ ऐसे पूछ सकता है, मतलब एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए जो आता है कारखाना एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखाना यानी कि फैक्ट्री एक्ट, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित जो प्रमुख कारखाना एक्ट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला जो प्रथम फैक्ट्री मतलब एक्ट आता है वो आता है 1881 में। तो 1881 का जो प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, ये इसमें होता क्या है,
जो प्रथम फैक्ट्री आयोग रहती है 1875, इनके सिफारिश पे लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है समय समय और जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनके काम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब उस टाइम जो रहते हैं गवर्नर जनरल वो लॉर्ड रिपन रहते हैं, वो समय को कम करते हैं और जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते, उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। ये ईयर याद कर लीजिएगा 7 वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद 1800 देखिए 81 सन याद कीजिएगा, 1881। फिर उसके बाद 10 साल बाद 1891 में आता है द्वितीय कारखाना अधिनियम, यानी कि सेकंड फैक्ट्री आयोग आता है, सेकंड फैक्ट्री एक्ट। अब इसमें जो ये एक्ट रहता है 1891 में एक्ट आता है, और जब आयोग की बात करेंगे तो ये 1884 ईस्वी में आता है, ठीक है। इनके अनुसार जो लॉर्ड लैंसडाउन के मतलब लॉर्ड लैंसडाउन रहते हैं गवर्नर जनरल, वो क्या करते हैं बच्चों की आयु जैसे 7 वर्ष के बच्चे प्रतिबंधित रहते हैं, उन्होंने क्या किया 9 वर्ष के से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको कारखाना में काम करने से प्रतिबंधित वो कर देते हैं। ये चीज़ है, और काम की जो अवधि है वो 11 घंटे प्रतिदिन वो कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, इसमें लॉर्ड रिपन रहते हैं, उनके अनुसार वो क्या करते हैं, तो 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। 1891 में आता है सेकंड फैक्ट्री एक्ट, उसमें क्या किया जाता है, लॉर्ड लैंसडाउन रहते हैं उस टाइम, वो क्या करते हैं 9 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको प्रतिबंधित कर देते हैं, मतलब उनको काम नहीं करना है कारखाने में। और जो काम की अवधि है वो कितने घंटे रहती है, 11 घंटे प्रतिदिन रहता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है 1911 का कारखाना अधिनियम, इसमें लॉर्ड हार्डिंग के समय ये आता है 1911 का कारखाना अधिनियम, ठीक है। बस ये याद कर लीजिए किसके समय आता है। 1922 का कारखाना अधिनियम, इसमें क्या होता है, इसमें 12 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो कारखाने में काम करने की अनुमति उनको मिलती है लॉर्ड रीडिंग के अनुसार, मतलब उस टाइम लॉर्ड रीडिंग रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1934 का कारखाना अधिनियम आता है, इस टाइम विलिंगटन रहते हैं, लॉर्ड विलिंगटन के समय श्रमिकों हेतु चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की जाती है इस कारखाना अधिनियम में 1934 के, ठीक है। फिर 1944 का कारखाना अधिनियम आता है, इसमें ये जो समय बस याद कर लीजिए, मतलब किसके समय आता है, तो लॉर्ड वेवेल के समय ये आता है 1944 का कारखाना अधिनियम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1891, 1800 और 81 का है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ श्रमिक आंदोलन हुए, भारत के प्रमुख श्रमिक आंदोलन, ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। तो इसमें जो है 1909 में कामगार हितवर्धक सभा बनती है, 1909 में, ये श्रमिक आंदोलन से रिलेटेड रहता है। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना होती है 1911 में, एज इट इज सन के साथ आप लोग याद कर लीजिए। कलकत्ता मुद्रक संघ बनता है 1905 में, ठीक है। भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी की स्थापना होती है 1897 में, और बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना होती है 1890 में। ये एनएम लोखंडे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 किसने स्थापना किया, तो एनएम लोखंडे ने किया, ठीक है। मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना 1918 में होती है, वीपी वाडिया ने किया। भारत का पहला आधुनिक श्रमिक संगठन है, ये पहला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मद्रास श्रमिक संघ जो है ये भारत का पहला आधुनिक श्रमिक संगठन है। किसने स्थापना की थी, वीपी वाडिया ने की थी, ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है 1919 में आईएलओ सम्मेलन है, तो आईएलओ की स्थापना, इसका जो स्थापना होता है, और वाशिंगटन में वीपी वाडिया जो है वो भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करके मतलब करने जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, वॉशिंगटन में जाते हैं, ठीक है। तो इन पूछ लेता है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो 1919 में शामिल हुआ, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। इस सम्मेलन में वीपी वाडिया जो है वो भारत की तरफ से जाते हैं मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने, ठीक है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC 1920 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम जो इसका अधिवेशन होता है वो मुंबई में होता है, इसके अध्यक्ष रहते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं NM जोशी, ठीक है। और भी अध्यक्ष रहते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना होती है 1933 में। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है 1931 में। इसके जो नेता रहते हैं वो रणदेव देश पांडे रहते हैं, बंकिम मुखर्जी रहते हैं, और भूपेंद्र दत्त रहते हैं, ठीक है, ये चीज है। फिर वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना होती है, श्री अमृत डांगो और मुजफ्फर अहमद पूरन चंद्र जोशी, ये लोग इससे रिलेटेड हैं, ठीक है।
रॉयल कमीशन ऑन लेबर ये भी याद कर लीजिएगा, इसके अध्यक्ष रहते हैं जॉन हेनरी वेटले, ठीक है। तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर के जो हेड रहते हैं यानी जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं जॉन हेनरी वेटले। इस कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 2 भागों में बाँट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के बाद से जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रहता है वो 2 भागों में बँट जाता है, ठीक। अभी बस आप लोग इतना ही पढ़िए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में जब पढ़ाऊँगी तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग डिटेल में भी पढ़िएगा, ठीक है। फिर आता है भारतीय प्रेस का विकास संबंधित कानून जो आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा मतलब फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो ये आप लोगों को याद करने में टाइम लगेगा। ये सारे जो है आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए भारत प्रेस का विकास संबंधित जो कानून होता है वो देख लेते हैं। तो पहले आता है भारतीय पत्रकारिता के जो जनक हैं वो है राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। भारतीय जो पत्रकारिता है उनके राजकुमार किसको कहा जाता है तो क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। ये चीज़ याद कर लीजिए। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में जो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको स्थापित किया था। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो किसने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था भारत में तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। हम लोग जब पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि सबसे पहले वो तंबाकू लाए, ठीक, अपने देश से और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। 1557 ईस्वी में प्रथम पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई थी। ये भी फैक्ट है तो याद कर लीजिएगा। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बम्बई में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना की और 1780 में पहला जो समाचार पत्र है जेम्स ऑगस्टस हेकी द्वारा बंगाल गजट द कलकत्ता जनरल इसको कहा जाता है। बंगाल गजट एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब ऐसे ही पूछता है तो इतना ही याद कीजिए कि पहला जो समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्ट हेकी द्वारा 1780 में छापा जाता है। बंगाल गजट इसका नाम रहता है, ठीक है। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना कब होती है तो 1766 ईस्वी में होती है। कौन करते हैं तो विलियम बोल्ट्स करते हैं, ठीक है। प्रेस इंक्वायरी समिति की स्थापना होती है 1921 में। तेज बहादुर सप्रू करते हैं प्रेस इंक्वायरी समिति की स्थापना। समाचार पत्र पे जो जांच की समिति बनती है वो 1947 में बनती है। श्री गंगानाथ झा की अध्यक्षता में ये समिति बनती है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।